हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और उसमें हम सामान्य बातें पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में। और आज एक सामान्य सा टॉपिक जिस पर हम चर्चा करते हैं वो है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट जैसे कई परिभाषाएं एक साथ आएंगी, परमाणु भार की भी, फिर अणु भार की भी, और फिर तुल्यांकी भार की भी। तो इन परिभाषाओं को रेफरेंस लेकर के और संदर्भ लेकर के और परिभाषित किया जाता है। इनकी सीधी परिभाषाएं नहीं है, इनको किसी रेफरेंस जो एटम है, परमाणु है, उसके आधार पर ही इनको और परिभाषित करते हैं। तो परमाणु भार पूछे तो क्या है? परमाणु भार वह संख्या है, परमाणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, या ऑक्सीजन के 16वें भाग से कितना गुना भारी है, या नाइट्रोजन के 14वें भाग से कितना गुना भारी है, या क्लोरीन के 35.5वें भाग से कितना गुना भारी है। दोबारा फिर सुन लीजिए। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के 12वें भाग से, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के 12वें भाग से, अथवा ऑक्सीजन परमाणु के 16वें भाग से, अथवा नाइट्रोजन परमाणु के 14वें भाग से कितना गुना भारी होता है, वह परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12वें भाग से, ऑक्सीजन के 16वें भाग से, नाइट्रोजन के 14वें भाग से कितना गुना भारी होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। परमाणु आप जानते हो, जैसे जो एकल अवस्था में होते हैं वो परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये अकेला परमाणु है, तो हाइड्रोजन का यहां पैरों में जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर चाहे यहां इस साइड लिखूं या फिर यहां ना लिख करके यहां लिखूं, ये परमाणु भार होता है। इसे द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है ना। इसे परमाणु भार बोलते हैं, इसे द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन यहां देखना, हाइड्रोजन अकेला है, जो एक अकेला होता है उसे हम परमाणु बोलते हैं, और परमाणु के ऊपर जो लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है। जैसे याद रखना, मैं इसका परमाणु भार निकालूं तो नाइट्रोजन का तो 14 होता है, वो लिखूंगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां तो हाइड्रोजन 3 है, तो आपके 3 हो जाएगा, ये तो 14 और 3 17। लेकिन अब ध्यान देना, ये NH3 परमाणु नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 1 परमाणु है, हाइड्रोजन 3 परमाणु है, तो ये परमाणु तो नहीं है। तो यहां जो भार आएगा, जो वजन आएगा, मैं उसे परमाणु भार नहीं बोलूंगा, मैं उसे अणु भार बोलूंगा। मैं उसे क्या बोलूंगा? अणु भार। ये एक प्रकार का यौगिक है, अणु है, और इसमें जितने परमाणु होते हैं उनका टोटल जब हम कर लेते हैं तो होता तो वो वजन ही है, वो द्रव्यमान ही है, लेकिन यह एक अकेला नहीं है, एक अकेला नहीं है, अणु के रूप में है। तब इस वजन को अणु भार कहा जाएगा। और जब अकेला होता है तो उसके वजन को परमाणु भार बोला जाता है। अकेला होता है उसके वजन को तो परमाणु भार बोलते हैं। और जिसमें एक से अधिक तत्व है और उनका हम भार निकालें तो उनका योग कर लेंगे तो वो योग परमाणु भार ही है, लेकिन उसे परमाणु भार ना बोल करके अणु भार बोला जाएगा। यहां भी ये एक वजन है, यहां भी वो 17 वजन है, लेकिन यहां तो परमाणु एक से अधिक, परमाणु एक से अधिक है, इसलिए अणु बन गया, यौगिक बन गया, तो इसका वजन है वो मैं बोलूंगा अणु भार, और यहां वाले में बोलूंगा परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार को रेफरेंस लेके संबोधित करते हैं और समझाते हैं, तो हम बोलते हैं परमाणु भार वह संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, या ऑक्सीजन परमाणु के 16वें भाग से कितना गुना भारी है, या नाइट्रोजन परमाणु के 14वें भाग से कितना गुना भारी है, वो परमाणु भार कहलाता है। तो ये सामान्य सी बात आप याद रखना। और जैसे हाइड्रोजन लिखा, इसका परमाणु भार 1, और इसी प्रकार आप ध्यान देना, कुछ परमाणु जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे सोडियम परमाणु है अकेला, इसका परमाणु क्रमांक 11, लेकिन इसका द्रव्यमान यानी भार यानी परमाणु भार 23 होता है। तो ये ऊपर वाली संख्या है वो परमाणु भार कहलाती है।
तो ये सामान्य सी बात आप याद रखना। और अगर हम सूत्र की बात करें परमाणु भार की, तो ध्यान देना कि परमाणु भार को जब आप लिखो तो सूत्र के रूप में आप लिख सकते हो परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार बटे में कार्बन को रेफरेंस लेके समझ कर रहे हो तो बोल देना कार्बन के एक परमाणु का भार इंटू 1/12। और अगर आप यहां ऑक्सीजन का रेफरेंस ले रहे हो तो बोलना ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार इंटू 1/16। यहां नाइट्रोजन का रेफरेंस ले रहे हो तो बोलना नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार इंटू 1/14। इस प्रकार से तो परमाणु भार क्या होता है, एक तत्व के परमाणु का भार बटे में कार्बन को लेकर रेफरेंस दे रहे हो तो कार्बन के एक परमाणु का भार इंटू 1/12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का रेफरेंस ले रहे हो तो बोलना 1/16। नाइट्रोजन का रेफरेंस ले रहे हो तो बोलना 1/14। इस प्रकार से ये परमाणु भार का सामान्य सूत्र हो गया, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अणु भार की। तो यहां हमारा अगला टॉपिक है अणु भार। ये सामान्य सी परिभाषाएं हैं, याद रखना। इनकी सीधी परिभाषाएं है नहीं और इनको रेफरेंस लेकर के और फिर संबोधित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। अणु भार मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट में आप वही बताओगे कि उस अणु का एक परमाणु, याद रखना उस अणु का एक परमाणु, पूरी परिभाषा बोलूं तो यूं बोलना कि अणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस अणु का एक परमाणु, अणु होते हैं यहां पर और अणु में फिर परमाणु होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया H+H, ये H परमाणु है, ये H परमाणु है, जब दोनों मिलेंगे तो H2 अणु बन जाएगा। इसी प्रकार आप ध्यान देना नाइट्रोजन परमाणु के साथ संयोग करता है तो N2 अणु बनता है, ठीक है ना, अणु बनता है। तो हम यहां तो ये परमाणु थे, अब ये अणु है। इस अणु का नाइट्रोजन के अणु भार हम ज्ञात कर रहे हैं। अणु यानी इससे मैं बोलूंगा समपरमाणविक अणु, ये समान परमाणुओं से बना हुआ है। तो यहां देखना ये भी अणु है लेकिन ये विषम परमाणुओं से बना है। इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये विषम परमाणुओं से बना हुआ अणु है। ये सम परमाणुओं से बना हुआ अणु है, ये भी सम परमाणुओं से बना हुआ अणु है, तो याद रखना है। तो अब आप अणु भार को बोलोगे तो अणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस अणु का, जैसे ये अणु है, इस अणु में ये परमाणु है, उस अणु का एक परमाणु, उस अणु का एक परमाणु, जैसे ये अणु है, उस अणु का ये परमाणु है, उस अणु का एक परमाणु कार्बन 12 के और 12वें भाग से कितना गुना भारी है। याद रखना अणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस अणु का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, या ऑक्सीजन 16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है, या नाइट्रोजन 14 के 14वें भाग से कितना गुना भारी है। तो अणु भार और परमाणु भार की परिभाषा में कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ। आपको बोलना है कि अणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस अणु का एक परमाणु, उस अणु में कई परमाणु हो सकते हैं, उस अणु का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ये वाला कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये वाला कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, या फिर यूं कह सकता हूं ये ऑक्सीजन 16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है, और यूं बोल सकता हूं ये ऑक्सीजन 16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है। तो अणु भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस अणु का एक परमाणु और कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ऑक्सीजन 16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है, और नाइट्रोजन 14 के 14वें भाग से कितना गुना भारी है, जो हमें यह बताती है। तो वो संख्या अणु भार कहलाती है। और अणु भार को आप परिभाषित करोगे तो याद रखना आप सामान्य सूत्र लिखोगे, अणु भार बराबर, याद रखना पदार्थ के एक अणु का भार, पदार्थ के एक आपके अणु का भार, अणु का भार
पदार्थ के एक अणु का भार। अणुभार निकाल रहे हो तो यहाँ पदार्थ का अणुभार आएगा, अणुभार पदार्थ के एक अणु का अणुभार, और बटे में कार्बन रेफरेंस ले रहे हो तो बोल देना कार्बन के एक परमाणु का भार, कार्बन के एक परमाणु का भार बटे में गुणा में 1/12। यहां ले रहे हो ऑक्सीजन तो बोल देना ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार इंटू 1/16। यहां रेफरेंस ले रहे हो नाइट्रोजन का तो बोल देना नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार इंटू 1/14। इस प्रकार से आप बोलोगे। तो अणुभार निकाल रहे हो तो पदार्थ के एक अणु का भार बटे में वही कार्बन, वही जो परमाणु भार में लिख रहे थे सेम वही पोजीशन यहां आ जाएगी। कार्बन का रेफरेंस तो 1/12, नाइट्रोजन का रेफरेंस तो 1/14, ऑक्सीजन का रेफरेंस तो 1/16। इस प्रकार से ये अणुभार आपके परिभाषित होगा। नेक्स्ट है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार सुनिए क्या होता है। तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि किसी तत्व के और वह कितने भाग को प्रतिस्थापित करती है या कितने भाग के साथ संयोग करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं बताऊं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार हम 1 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 1.008 होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1.008 होता है, ये वास्तविक अणुभार है। हम लिखने को एक ही लिखते हैं अभिक्रियाओं में, ठीक है ना। तो तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि वह हाइड्रोजन के 1.008 भाग से क्रिया करे या क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करे या ऑक्सीजन के 16वें भाग के साथ क्रिया करे या नाइट्रोजन के 14वें भाग के साथ क्रिया करे, तो वह संख्या तुल्यांकी भार कहलाता है। याद रखना तुल्यांकी भार क्या है, दोबारा फिर सुन लीजिए। तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का जो परमाणु है वो परमाणु हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, क्लोरीन के 35.5 भाग से, नाइट्रोजन के 14 भाग से, ऑक्सीजन के 16 भाग के साथ क्रिया करता है या फिर इतने भागों को और यौगिकों में से बाहर निकाल देता है, तो वह संख्या तुल्यांकी भार कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको यूं समझाऊं। जैसे सपोज कीजिए कि HCl है, ये एक यौगिक है और HCl यौगिक में याद रखना मुझे वो बोले कि आप क्लोरीन का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, क्लोरीन का तुल्यांकी भार। तो आप ये देखिए क्लोरीन का तुल्यांकी भार देखूं तो पहले क्लोरीन का अणु भार ज्ञात करूंगा तो 35.5 होता है। क्लोरीन का अणु भार 35.5 होता है। हाइड्रोजन है इसके साथ लगा हुआ तो हाइड्रोजन का 1.008 होता है वास्तव में। अब मैं तुल्यांकी भार और मुझे पूछा है क्लोरीन का ज्ञात कीजिए तुल्यांकी भार, तो मैं क्लोरीन का तुल्यांकी भार ज्ञात करूंगा तो मैं जो परिभाषित है वो परिभाषित रूप ऐसे दूंगा आपके सामने कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग के साथ क्रिया कर लेती है। यानी पूरा यौगिक मेरे साथ HCl है और मुझे Cl का पूछा है तो Cl के साथ कौन जुड़ा है, H जुड़ा है, तो H का अणुभार या परमाणु भार इतना होता है। तो मैं बोलूंगा कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग के साथ संयुक्त होती है या फिर यौगिकों में से इतने भाग को बाहर निकाल देती है। क्लोरीन का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग के साथ संयुक्त होती है या यौगिकों में से हाइड्रोजन के इतने भाग को बाहर निकाल देती है, तो वह संख्या और क्लोरीन का तुल्यांकी भार कहलाती है। तो तुल्यांकी भार किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो उस तत्व के साथ लगे हुए परमाणु के और
द्रव्यमान के साथ संयुक्त होती है या उतने द्रव्यमान को और यौगिक से बाहर निकाल देती है तो वह संख्या तुल्यांकी भार कहलाती है। तो अब जैसे हमें ये पूछे कि मान लीजिए पूरे HCl में और आप Cl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो जैसे ये यौगिक है तो पहले बताता हूं यौगिक का तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करोगे। प्रश्न जब पूछा जाता है यानी यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र, यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो यौगिक में तत्व होते हैं, तो आप लिखोगे जो पूछा है उस तत्व का, जो पूछा है उस तत्व का ऊपर आ जाएगा, यानी पूरा यौगिक है उसका तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है तो उसमें तत्व है उन प्रत्येक तत्व का निकाल लीजिए। यौगिक का तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु भार लिख लीजिए, तत्व का परमाणु भार। यौगिक का तुल्यांकी भार निकालने तो उस यौगिक में जितने तत्व हैं उनका परमाणु भार लिख लीजिए और बटे में आप यौगिक में तत्व, यौगिक में तत्व की संयोजकता, यौगिक में तत्व की संयोजकता। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूं कहूं कि HCl में Cl का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। HCl में Cl का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो आप क्या करोगे, Cl का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो उस तत्व का परमाणु भार ऊपर आ जाएगा जिसका ज्ञात कर रहे हो उसका। तो क्लोरीन यानी Cl का ज्ञात करो तो Cl का परमाणु भार याद रखना 35.5 होता है और बटे में क्या लगाओ यौगिक में तत्व की संयोजकता। ये यौगिक है, इस यौगिक में इस तत्व की संयोजकता याद रखना, तत्व की संयोजकता जो संयोग करती है वो वाली, तो क्लोरीन की -1 होती है और H की +1 होती है। तो यहां माइनस प्लस तो हमें साथ में लेना नहीं है और ये संयोजकता क्लोरीन की 1 हो जाएगी तो 1 यहां लगा देंगे और इस प्रकार से ये 35.5 ही क्लोरीन का तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर हमसे किसी अम्ल का पूछे, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो उसका सूत्र होता है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालोगे तो उस पूरे अम्ल का अणु भार ऊपर लिख देना, अम्ल का अणु भार, अम्ल का अणु भार बटे में याद रखना अम्ल में तो H परमाणु होते हैं। आप डेफिनेशन में पढ़ के आए हो अम्लों की परिभाषा में कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं। तो अम्ल की खास बात है कि इसमें H परमाणुओं की संख्या है उससे भाग देना है आपको, H परमाणुओं की संख्या से भाग दे दीजिए। तो अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करें तो पूरे अम्ल का अणु भार तो ऊपर आ जाएगा और उस अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं उससे भाग दे दीजिए। सपोज कीजिए जैसे मुझे पूछे HNO2, HNO2 इसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक नहीं कह रहा हूं मैं, नाइट्रस अम्ल कह रहा हूं। अगर यहां 3 होता तो नाइट्रिक अम्ल होता, यहां 2 है तो नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। नाइट्रस अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रस अम्ल का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करोगे तो पूरे अम्ल का अणु भार तो ऊपर आ जाएगा। तो अणु भार निकालो, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां तो ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब आप इसको हल करके देखोगे तो ये बन जाएगा 47 तो अम्ल का अणुभार तो यहां ऊपर तो आ जाएगा 47 बटे में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। देखिए HNO2 में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 1 ही हाइड्रोजन परमाणु है तो यहां बटे में 1 आ जाएगा। तो अब तुल्यांकी भार 47 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसी प्रकार क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो ध्यान देना, क्षार का ज्ञात करो तो यहां आ जाएगा क्षार का अणुभार बटे में, क्षार में क्या होता है? क्षार में तो OH होते हैं तो OH की संख्या, क्षार में क्या होते हैं? OH होते हैं
तो OH की संख्या याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है क्षार वो होते हैं जो जलीय विलीन में OH माइनस आयन देते हैं। तो हमें माइनस प्लस से तो कोई मतलब नहीं है, OH की संख्या देखनी है यहाँ पर। तो क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो एक सूत्र बनता है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे में OH की संख्या, यानी OH आयनों की संख्या। जैसे हमें यूं बोल दे कि KOH, आपने पहचान लिया KOH में पीछे OH लगाए तो ये क्षारीय पदार्थ है, क्षार है ये, तो KOH का और तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, KOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो KOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करोगे आप तो याद रखना पहले आपको अणुभार निकालना पड़ेगा। तो पोटेशियम का अणुभार पहले लिख देता हूं टुकड़ों में 39 होता है, पोटेशियम का अणुभार ऊपर 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप इनका टोटल कर लीजिए और टोटल प्राप्त हो जाएगा 56 प्राप्त हो जाएगा। तो क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का अणुभार तो ऊपर आ जाएगा, क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो हमें क्षार के अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षार का अणुभार तो ऊपर आ जाएगा 56 की जगह, तो यहां तो ऊपर लिखूंगा 56। और अब OH आयनों की संख्या देखिए, इसमें कितने OH आयन हैं, एक ही OH है पूरा, तो एक OH है तो एक लगा दूंगा। तो इस प्रकार से यहां आंसर 56 प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये तुल्यांकी भार वाला थोड़ा सा ध्यान